हेलो बच्चों, माय नेम इज नौशाद अली। ये आपका सेकंड लेक्चर है फोटोसिंथेसिस का ही, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो नाम आता है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी वो आता है बेटा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले जो हमारे पास है, इनके एक्सपेरिमेंट हमें मिलते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन निकाला। चलिए, अब कब इनकी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए तो 1770 एनसीईआरटी ने एक ईयर दिया हुआ है जिसमें लिखा है अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। और उसी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंट है क्या बेटा, बेल जार एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट, ये जो अपने पास में बेल जार एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से आप सुनिए बेटा। बेल जार एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक बेल शेप जार लिया और बेल शेप जार लेकर के इन्होंने उसके अंदर एक जलता हुआ कैंडल रखा। क्या रखा? जलता हुआ कैंडल। अब ये जो जलता हुआ कैंडल था, इस जलते हुए कैंडल में से, इस जलते हुए कैंडल के साथ में एक चूहा ने माउस, और माउस को बोला कि चलो एक काम करते हैं, तुमको ना कैंडल लाइट डिनर कराते हैं। क्या कराते हैं? कैंडल लाइट डिनर कराते हैं। ये बेचारा चूहा इनकी गोद में आ गया और इनके साथ में आकर के यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर करने के लिए आ गया। ये कौन है? माउस। अब क्योंकि ये जार जो है ये ग्लास का है और एकदम बेल शेप है, ये बाहर से, ये नीचे से एकदम बंद है, पॉज एनवायरनमेंट है, तो इसके अंदर क्या हुआ, अब क्योंकि जो कैंडल थी, बर्निंग कैंडल थी, ये भी लगातार जलती जा रही है और चूहा भी क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग कर रहे हैं। चूहा भी क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग कर रहे हैं। और ब्रीदिंग करने से साथ में बर्निंग कैंडल से जो यहाँ का जो एयर था, वो एयर क्या हो गया? डैमेज हो गया। अब एयर डैमेज हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया? एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि इसकी वजह से एक तो यहाँ पर जितनी ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया किसने? माउस ने। अब ऑक्सीजन के बिना एक कैंडल भी बर्न नहीं हो सकती, इसका मतलब इसको बुझना पड़ेगा, एक्सटिंग्विश होना पड़ेगा। यस और नो? तो कुछ समय बाद पता क्या चला कि दोनों बेचारे बुझ गए। दोनों का मतलब कौन? चूहा भी और कैंडल भी। सो क्या पता चलता है कि जीवन को चलाने के लिए और मोमबत्ती को, आग को जलाने के लिए, दोनों में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? O2, जो इस एनवायरनमेंट के अंदर बची, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो अपने पास कैंडल थी, वो कैंडल भी बेचारी बुझ गई। और कैंडल जब बुझ गई तो चूहा भी तो क्या हो गया होगा? मर गया होगा। तो हाँ, ये बेचारा चूहा मर गया। अब ये एक्सपेरिमेंट था तब जब इसके अंदर कोई प्लांट नहीं रखा हुआ था। इसी का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने? इस बार एनसीईआरटी ने मिंट प्लांट ले लिया। क्या ले लिया? मिंट प्लांट। अब इसी के अंदर एक कैंडल ली और उस कैंडल को बर्निंग कैंडल लेने के साथ में मिला, उसके अंदर एक मिंट प्लांट रख दिया। क्या रख दिया? मिंट प्लांट। अब मिंट प्लांट रखने से क्या हुआ? मिंट प्लांट रखने से हुआ ये कि जो अपने पास चूहा भी था और कैंडल भी थी, इन दोनों का एनवायरनमेंट कुछ न कुछ स्टेबल हो गया। ये वैसा, ये चूहा हो गया और ये कैंडल। एनसीईआरटी में आपके पास दिखाई दिया होगा इस तरीके से। अच्छा, ये दोनों क्यों हो रहे? क्योंकि एयर क्या हो गई थी? एयर डैमेज हो गई थी। एयर क्या हो गई थी? डैमेज। एयर के डैमेज होने के कारण जो मोमबत्ती है वो भी क्या हो गई? एक्सटिंग्विश्ड हो गई है। यस और नो? और जो माउस है वो भी क्या हो गया? बेचारा डेथ कर गया। बट इस वाले एनवायरनमेंट के अंदर ध्यान से आप सुनिएगा बेटा, इस वाले एनवायरनमेंट में क्या हुआ, जो यहाँ पर चूहा है, इसको ब्रीदिंग करने से CO2 रिलीज, और इसके बर्निंग होने से जितने भी CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी अपने पास रिलीज हो रहा है, उस CO2 को प्लांट ने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब यूज कर लिया, रहा है। अब प्लांट ने यूज कर लिया तो प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस होने से क्या चीज रिलीज होगी? रिलीज होगा O2। क्या
क्या रिलीज होगा? O2। इस O2 से ये चूहा भी और ये कैंडल भी दोनों क्या होते रहेंगे? चलता रहेगा। मैंने क्या बोलता हूँ, जीवन को चलाने के लिए और साथ में क्या बोला था, आग को जलाने के लिए, दोनों के लिए किसकी रिक्वायरमेंट? O2 की। यहाँ तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अपने पास एक एनवायरनमेंट है छोटा सा, जो बेल शेप जार के अंदर रखा हुआ है, बेसिकली बंद है, इसके अंदर छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। अब जब इकोसिस्टम ही छोटा सा क्रिएट हो गया तो आदान प्रदान होने लगा, इंटरेक्शन चलने लगा। अब इसकी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी में तुम देखोगे डायग्राम सेम दिया हुआ है, मतलब ना तो चूहा मरा ना ही बर्निंग जो कैंडल है हमारे पास में वो एक्सटिंग्विश हुआ। अब इसको ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में नीचे की तरफ में क्या लिखा हुआ है कि प्रिस्टले ने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस क्या थी? ये हाइपोथेसिस ये थी कि प्लांट के बिना ये जो माउस और बर्निंग कैंडल ये दोनों क्या हो जा रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। माउस भी बिक जा रहे हैं और बर्निंग कैंडल भी एक्सटिंग्विश हो रहे हैं। अब इन दोनों का मर जाना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो इन दोनों को काम चला सके। जैसे ही प्लांट उसके अंदर था, कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट। मिंट मतलब पुदीना, है ना? मिंट प्लांट इसके अंदर जैसे ही रखा तो इसमें क्या पता चला कि दोनों लाइव है, मतलब ये भी जलती रही और कौन? चूहा भी जिंदा रहा। अब एनसीईआरटी ने सारी बातें में एक कंक्लूजन निकाला कि अपने पास जो प्लांट है वो प्लांट क्या करता है, किसी प्रोसेस से गैस बनाता है और उस गैस जिसको हम आजकल O2 मानते हैं, उस समय नहीं करता। उस गैस से क्या हुआ, उस गैस से जो माउस था वो भी क्या हुआ, लाइव रहा, वो भी जिंदा रहा, लाइव रहा, और वहीं पर बेटा बर्निंग कैंडल जो थी ये भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई। यस और नो? अब इस कंक्लूजन के हिसाब से बात सही है, तो इन्होंने 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन को क्या किया, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की भाई? एनसीईआरटी के अंदर लिखा है ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की। इसके बाद में अब दूसरे नंबर पर जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है बेटा जैन इंजनहाउस। क्या नाम है? जैन इंजनहाउस। तो जैन इंजनहाउस जो हमारे पास है, अगर हम इनकी माने तो इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने किया ये कि जो पिछले का बेल जार एक्सपेरिमेंट था, किसका? बेल जार एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिस्टले। बेल जार एक्सपेरिमेंट क्यों बोला बेटा? बेल शेप जार किसका? प्लांट का। राइट सब कुछ मिल गए, पानी वानी सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो बेटा, फोटोसिंथेसिस को पता करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब ये देखो 1770 की अपनी बात चली हुई, 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई है। बेल जार एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिस्टले, किसका? प्रिस्टले। बेल जार एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिस्टले, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। क्या किया? रिपीट किया। अब रिपीट करने से होता क्या है? चीजें कंफर्म होती है। आपको पता है ना, रिवीजन करने से चीजें याद रहती है। रिपीट और रिवीजन नहीं किया, इन्होंने रिपीट किया। और रिपीट कब किया? एनसीईआरटी में एक बार डार्क में और एक बार लाइट में, ब्राइट लाइट में, या फिर हम क्या बोलेंगे कि एक बार इन्होंने विदाउट लाइट किया और एक बार इन्होंने लाइट में किया। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइट है और ये डार्क में बेटा क्या नहीं मिली? सनलाइट नहीं मिली। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला पिछले लेक्चर में कि अपने पास जब भी फोटोसिंथेसिस की बात हो तो चार चीजें होना जरूरी है। क्या क्या? पहला वाटर, CO2 और क्लोरोफिल और सनलाइट। इसमें क्या नहीं? लाइट नहीं। बाकी सब हुआ। तो इसमें क्या हुआ? इन्होंने देखा, क्योंकि बेल जार एक्सपेरिमेंट में वही चूहा बुलाया, कैंडल लाइट डिनर कराया, याद है कि नहीं? अब कैंडल लाइट डिनर कराने से बेचारा डार्क में तो कैंडल लाइट डिनर नहीं होगा ना, मोमबत्ती सब कुछ रखा था, लेकिन फिर भी चूहा मर गया। कारण क्योंकि प्लांट के पास सब कुछ था। वहां पर क्या था बेटा? मिंट प्लांट भी था,
और वाटर भी था और CO2 भी था, और कहां से आ रहा था बेटा CO2 माउथ से आ रहा था, कैंडल भी था। यस और ये सब कुछ होने के बाद लेकिन अगर कोई नहीं था, वो था बेटा सनलाइट। क्या एब्सेंट था बेटा? सनलाइट यहां पर नहीं था, जिसकी वजह से यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से बेचारा माउस क्या हो गया होगा? मर गया होगा। फिर से यस और ये क्या कर गया बेटा? डेथ कर गया, और ये क्या हो गई? एक्सटिंग्विश्ड हो गई। यस और नो? ये क्या हो गई? एक्सटिंग्विश्ड। बातें समझ आ रही? डार्क में ये सब चीजें हुई, इसका मतलब अंधेरे में भाई आपका किसका? पिछले का एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया, लेकिन डे टाइम में पिछले का एक्सपेरिमेंट जैसे काम कर रहा था वैसे ही कर रहा था। डे टाइम मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट थी, मैंने बोला चारों में से कोई भी एब्सेंट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, लेकिन यहाँ तो चारों के चारों एब्सेंट है। कौन कौन? लाइट भी, वाटर भी और CO2 भी है, क्या? क्लोरोफिल। ये सारी चीज जब यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। अब एक्सपेरिमेंट किया, अच्छी बात। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पता लगाने के लिए कि बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि इन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया, एक्वेटिक प्लांट पर ब्राइट लाइट एनसीईआरटी क्या कहती है? क्या लिया बेटा? एक्वेटिक प्लांट, और एक्वेटिक प्लांट के ऊपर क्या डाले? ब्राइट लाइट। अब एक्वेटिक प्लांट कैसे लिया? ध्यान से आप देखिए बेटा, मानो कि ये बीकर है, इस बीकर के अंदर इन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया। कोई भी प्लांट सोच सकते हैं, एनसीईआरटी ने नाम यहाँ पर नहीं दिया होगा, तो मैं मान ले रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ बेटा? कि अपने पास में एक एक्वेटिक प्लांट है, और एक्वेटिक प्लांट के ऊपर एक साइड से लाइट डाली, किसी एक साइड से, मानो कि इस तरह से लाइट डाली, ये क्या आ गया लाइट, और इस तरफ क्या है? इस तरफ है डार्क। देखो पानी में कौन है? पानी में अपने पास प्लांट है, और ये जो प्लांट है इस पर एक साइड से लाइट डाली, एक साइड में ये डार्क साइड है। जिस साइड पे लाइट डाली क्योंकि पानी में, और पानी में जैसे ही क्या प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन, तो बबल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बबल्स बनाएंगे, और ये बबल्स कहाँ जाएंगे? बाहर। मतलब हमें क्या दिखाई देंगे? बबल्स दिखाई देंगे, और ये बबल्स एक्चुअल में किसके थे? ऑक्सीजन। सो हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि जो ऑक्सीजन का पहचाना, यहां बोलेंगे आइडेंटिफाई किया, एनसीईआरटी कहती है, मैंने किया। कौन कहती है? एनसीईआरटी क्या कहती है? आइडेंटिफाई किया, किसको बेटा? ऑक्सीजन। डिस्कवरी किसने की? पिस्टले ने। आइडेंटिफाई जेनी जेना, और पिस्टले ने डिस्कवरी करने के बाद आइडेंटिफाई किसने किया? जेनी जेना। तो ये एक क्या लिया था? एक्वेटिक प्लांट लिया था, और एक्वेटिक प्लांट लेने पर ये जो एक्वेटिक प्लांट था, ये एक्वेटिक प्लांट लिया, और एक्वेटिक प्लांट लेने पर यहां पर क्या दिखाई? बबल्स दिखाई, और इन्हीं बबल्स को क्या बोला? ऑक्सीजन। सिंपल। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है साइंटिस्ट का नाम, पहला जयकृष्ण, दूसरा जेनिथस, और थर्ड जो आते हैं बेटा वह है जूलियस वोनसेक। वोनसेक का नाम सुना होगा वैसे, कहां पर नाम सुना होगा? याद करो, मिनरल न्यूट्रिशन। बहुत बढ़िया। कहां पर? मिनरल न्यूट्रिशन। देखो वोनसेक ने जब ये न सब चीजों को पता किया बेटा, इनकी बात थी कि ये 1854 ईयर दिया हुआ है। अगर आप कहां जाओगे मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर देखोगे तो 1860 में, कब? 1860 में इस व्यक्ति ने प्लांट का डाइट प्लान तैयार कर दिया था। क्या? प्लांट का डाइट प्लान, मतलब समझ रहे हो? क्यों? प्लांट को जिस जिस चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन सा मिनरल ज्यादा चाहिए, कौन सा मिनरल कम चाहिए, उन सब मिनरल्स की
रिक्वायरमेंट इनको प्लांट मतलब प्लांट की किसने जरूरत थी, सॉरी वॉन्सेट ने 1860 में प्लांट का डाइट प्लान तैयार कर दिया था, क्योंकि जिस मिनरल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और जिसकी कम रिक्वायरमेंट है उसको पता करना आसान काम नहीं है। सो वॉन्सेट, अब वॉन्सेट ने क्या बताया, वॉन्सेट ने ये बताया, देखो ये बात इन्होंने भी कही थी कि एक्चुअल में ग्रीन पार्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और वो भी उस साइड वाला जिस साइड को लाइट मिल रही है। सिंपल, यहाँ पे इन्होंने इस बात को कंफर्म किया और चीजें पता की, और पता करने पर क्या पता किया कि भाई देखो जो प्लांट है ना, प्लांट इस प्लांट का कौन सा पार्ट, ग्रीन पार्ट, कौन सा पार्ट, ग्रीन पार्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन पार्ट करता है, तो ग्रीन पार्ट में क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लीफ क्या आ सकती है, लीफ, ग्रीन स्टेम क्या आ सकता है, लीफ, ग्रीन स्टेम, और ग्रीन फ्रूट, या क्या बोल सकते हो बेटा, अनराइप फ्रूट, अनराइप फ्रूट। इसके अलावा हम क्या नाम ले सकते हैं, नाम याद हो, सेपल्स। तो ये अपने पास में बहुत सारी चीजें होती है जो भी ग्रीन पार्ट वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब अगर क्वेश्चन आगे तो राउंड जो स्टेम है क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा, आप बोलेंगे नहीं करेगा। ये बात करो। अब ग्रीन पार्ट में भी स्पेशल बॉडी क्या है, स्पेशल बॉडी, उन्होंने स्पेशल बॉडी बोला जिसे आजकल हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्लोरोप्लास्ट आज। और इस स्पेशल बॉडी के अंदर एक स्पेशल क्या है, एक स्पेशल क्या है, पिगमेंट, एक स्पेशल पिगमेंट जिसे आजकल हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्या क्लोरोफिल, केवल क्लोरोफिल होता है नहीं, बाकी होते हैं, लेकिन मेनली ये तो सब में ही मिलेगा, ये सब में मिलेगा। ये किसने बोला था, वो से। अब ये सब बातें होने के बाद, एक मिनट में कुछ प्रॉब्लम आ, सॉरी बच्चों, बीच में कॉल आ गया था तो डिस्टरबेंस हो गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या बात की, जूलियस वॉन्सेट ने क्या बताया, कब बेटा, 1854। एनसीईआरटी में दिया है, ईयर इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान दीजिए, प्लांट का ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ग्रीन पार्ट कौन कौन से मैंने बोला, एक होगा बेटा क्या, लीफ, दूसरा क्या होगा, एक को क्या होगा, लीफ, दूसरा ग्रीन स्टेम हो सकता है, या हम इसको क्या बोलेंगे, डाइकोट में यंग स्टेम, या सुनो। इसके अलावा ग्रीन फ्रूट, या फिर क्या बोल सकते हैं, अनराइप फ्रूट, और साथ में बेटा सेपल्स, क्या, सेपल्स। ये इस टाइप के पार्ट्स वो सारे के सारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा इन भाई साहब इन्होंने जूलियस वॉन्सेट ने क्या बताया, सोचो कि जिस व्यक्ति ने 1860 में किसका, प्लांट का डाइट प्लान तैयार कर दिया था, वो इसका पता तो और ज्यादा करेगा। तो क्या पता किया, तीन चीज, क्या पता किया बेटा, तीन चीज। एनसीईआरटी में दो चीजें लिखी है। पहला, फूड बनता है किसकी फॉर्म में, फूड फॉर्म होता है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। दूसरा, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। तीसरा, फूड स्टोर होता है, एनसीईआरटी में ये लाइन एक बार नहीं दो बार लिखी, एक बार ऊपर एक बार नीचे। स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ध्यान दीजिए, सुक्रोज वाली लाइन नहीं है, लेकिन ये दोनों है। बनता किस फॉर्म में है, बनता किस फॉर्म में, ग्लूकोज में। अब इसी फॉर्म में स्टोर क्यों नहीं होता, कारण पहला, ग्लूकोज क्या है, रिएक्टिव है, ग्लूकोज क्या है, रिएक्टिव है, साथ ही साथ में ये सोल्यूबल है, साथ ही साथ क्या होता है, सोल्यूबल। सुक्रोज की कहानी सुनो, सुक्रोज की कहानी ये है कि ये नॉन रिएक्टिव होता है, सोल्यूबल होता है बट नॉन रिएक्टिव। स्टार्च की कहानी दोनों ही नहीं, ना तो सोल्यूबल होता है मतलब अनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है,
और इनसॉल्युबल होने के साथ साथ बताइए नॉन रिएक्टिव भी होता है। कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव। अब देखो फॉर्म हो रहा है किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म। रिएक्टिव है, सोल्यूबल, आसानी से फटाक से यूज हो सकता है। इसी के फॉर्म में अगर ट्रांसफर करेंगे तो कहीं पे भी यूज हो जाएगा, इसी के फॉर्म में अगर स्टोर करेंगे तो फटाक से यूज हो जाएगा। लेकिन वहीं पर सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर करते तो सोल्यूबल है, सोल्यूबल होगा तभी तो वाटर के साथ मिक्स होकर के नीचे क्लोरीन के साथ जाएगा, यस और नो। लेकिन नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ज्यादा रिएक्शन नहीं हो, अगर रिएक्शन करेगा तो कहीं भी यूज हो जाएगा। और जब स्टोर होगा तो ये इनसॉल्युबल भी होना चाहिए और नॉन रिएक्टिव, कारण कि इनसॉल्युबल रहेगा तो किसी के साथ में घुल के बाहर नहीं जाएगा, और नॉन रिएक्टिव होगा, क्या होगा? नॉन रिएक्टिव होगा, आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब अगर इसको यूज करना पड़ेगा, किसको? स्टार्च को, तो क्या करना पड़ेगा? इस स्टार्च को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात, ग्लूकोज एक मोनोमर है, सुक्रोज अपने पास में अगर देखा जाए तो ये मोनोमर तोड़ेगा, इसके पास तो कितने दो ही नोड्स है, एक फ्रुक्टोज दूसरा ग्लूकोज। यहां पर ध्यान दीजिए स्टार्च इज चेन ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारे लोग बचे स्टार्च दो टाइप होते हैं, कहां पड़े हैं? बायोमोलिक्यूल के अंदर। बायोमोलिक्यूल के अंदर दो टाइप के स्टार्च पड़े हैं, कौन कौन सा? एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज। एमाइलोपेक्टिन कैसा है? एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है और एमाइलोज कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। चलिए ये सब बातें हम कहां करेंगे? बायोमोलिक्यूल के अंदर। ये सारी बातें क्यों ऐसा आपने बताया? थर्ड नंबर का साइंटिस्ट एनसीईआरटी ने दिया है, वो है बेटा जूलियस वेंचर ने, ये सारी बातें बताई। नेक्स्ट इसके बाद जो आते हैं वो है बेटा टीडब्ल्यू एंगल। क्या नाम है? टीडब्ल्यू एंगल। टीडब्ल्यू एंगल ने क्या काम किया? टीडब्ल्यू एंगल ने ये काम किया जो कभी पहले किसी दूसरे साइंटिस्ट ने नहीं किया था। फोर्थ नंबर के जो आते हैं उनका नाम है बेटा टीडब्ल्यू एंगल। टीडब्ल्यू एंगल, इनका जन्म मरण याद रखने की जरूरत नहीं है। जन्म मरण का मतलब जो डेट दी हुई है ना, वो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। यानी टीडब्ल्यू एंगल ने क्या काम किया? इन्होंने बहुत सिंपल सा काम किया लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल काम। क्या किया? लाइट आने वाली जो लाइट है, मानो कि ये सूर्य देवता है, कौन है ये? सूर्य देवता। इससे आने वाली जो लाइट है, इस लाइट के सामने एक प्रिज्म रखा। क्या रखा बेटा? प्रिज्म रखा। और प्रिज्म रखने से आपको पता ही है प्रिज्म में क्या होता है? क्या हो जाएगा? लाइट स्प्लिट हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी। किसमें? ऑलरेडी जानते हो किसमें? विभिन्न। किसमें? विभिन्न। लिख देता हूं VIB GY और R। यस और नो? जानते हो विभिन्न में जब तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया? तोड़ने के बाद इन भाई साहब ने एक एक्वेटिक एल्गा लिया। वहां पे याद रखिएगा, वहां लिखा है एक्वेटिक प्लांट, वो कुछ भी हो सकता है। यहां पर क्या लिखा है? स्पेशली ग्रीन एल्गा। क्या लिखा है? ग्रीन एल्गा। कुछ बच्चे तो यही अटके पड़े रहते। सब एल्गा क्या है बेटा? सुनो ध्यान से, एल्गी बहुत सारे, मतलब एल्गी इज द प्लूरल और एल्गा इज द सिंगुलर। सिंपल, समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? तो ग्रीन एल्गा का नाम क्या था? क्लैडोफोरा। क्या नाम था? क्लैडोफोरा। अब ये जो क्लैडोफोरा है, इस क्लैडोफोरा, देखो बेटा क्लैडोफोरा कैसा होता है? फिलामेंटस। कैसा होता है? फिलामेंटस। अब क्लैडोफोरा को रखा और इस के अंदर जब ये क्लैडोफोरा रखा तो क्लैडोफोरा में इन्होंने क्या देखा बेटा? क्लैडोफोरा में इन्होंने क्या देखा? इसी के साथ साथ बेटा इसी सॉल्यूशन के अंदर क्या ले ली? एरोबिक बैक्टीरिया। याद रखना, एनारोबिक नहीं, एरोबिक। कौन सा? कौन सा बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। जब एरोबिक बैक्टीरिया लिया किसके अंदर? जिस पानी में उसमें रखा था ना, वहीं पर उसी सब्सटेंस में एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्यों लिया? देखना, अभी देखना हुआ क्या।
जहां पर ब्लू लाइट है और जहां पर रेड लाइट, कौन कौन सी ब्लू लाइट एंड रेड लाइट पर है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठा हो गया। कौन से एरोबिक, भाई वहां पर ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठा क्यों हुए? सिंपल सी कहानी है बच्चों। क्या कहानी? जहां पर भंडारा होगा वहां पर भीड़ लगेगी। भंडारा किस चीज का होगा? इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था और इससे जो निकलने वाली O2 थी वो O2 ज्यादा ब्लू और रेड पर निकल रही थी, जिससे क्या पता चला? जिससे क्या पता चला? पता दो चीजों का चला, एक का नहीं। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या एनसीईआरटी का 13.3A सॉरी 13.3C वाला कौन ग्राफ देखिए, और उस ग्राफ में आपको क्या मिलेगा? उस ग्राफ में आपको मिलेगा कि यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया, साथ में लाइट का एब्जॉर्प्शन दिया। यस और नो? यहां पे क्या था? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहां पर जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है तो इस तरफ क्या है? इस तरफ तुम्हें एक लाइन दिखाई देगी ऐसे नीचे की तरफ, जिसमें मिनिमम 400 nm लिखा होगा और मैक्सिमम 700 nm लिखा होगा। मिनिमम 400 nm लिखा होगा, मैक्सिमम 700, और इसी पे 500, फिर 5 के बाद में 600 लिखा होगा। लिखा है वहीं पर ध्यान से आप देखिए, जहां पर ये लिखा है वहीं पर ध्यान से देखिएगा। विबग्योर को और आप ड्रॉ कर दोगे, क्या ड्रॉ कर दोगे? विबग्योर, तो क्या पता चलेगा? किसको ड्रॉ करिए आपने? इसी के ठीक नीचे, मैं इसको नीचे लिख देता हूं और यहां पर विबग्योर डाल देता हूं, VIBGYOR, ठीक है। और ये क्या है? 13.3C वाला ग्राफ, सॉरी बेटा 13.3C वाला क्या है ग्राफ, और इस ग्राफ के अंदर तुम देखोगे एक्सप्लेनेशन भी देखेगा, दोनों चीजें। इसमें दो लाइनें दिखाई देंगी। कितनी लाइन? दो लाइन। पहली लाइन, अगर आप इसमें पहली लाइन देखोगे तो कुछ इस टाइप से यहां से ऐसे करके ऐसे दिखा देंगे। दूसरी लाइन को अगर आप देखोगे उसमें अपने पास यहां से एक लाइट का एब्जॉर्प्शन ऐसे हुआ और फिर उसके बाद में यहां पर ऐसे करके और यहां पर दिखाई दिया। पहली जो लाइन है ऊपर वाली, ये लाइन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे पता चलेगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज होने वाले ऑक्सीजन से पता चलेगा। क्यों? अंदर जाके कितने ग्लूकोज बने ये तो पता कर नहीं सकते हैं, तो क्या पता कर सकते हैं? कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की रिलीज हुए उससे पता कर सकते हैं। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे पता चला। साथ में नीचे वाली लाइन का क्या मतलब? ये बताइए, जो नीचे वाली लाइन है ये क्या है? लाइट का एब्जॉर्प्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और एनसीईआरटी में आप, फिर मैं आपको वापस लेके चलता हूं, वहां पे TW एकलव्य में जाइएगा, वहां पे लिखा है क्या कि लाइट के एब्जॉर्प्शन से जो स्पेक्ट्रम आया उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उसके बदले में लाइट के एब्जॉर्प्शन से जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई उसके बदले में जो फोटोसिंथेसिस हुई उसे क्या कहते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? लाइट की एब्जॉर्प्शन से फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस क्या है? एक्शन। क्यों? ऑर्डर किसे दिया? देखो यहां पे इसने एब्जॉर्ब किया, उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ा। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस का जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन घटा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी घटा। अब दोनों चीजें घट रही, यस और दोनों चीजें बढ़ रही। तो इसको हम बोलेंगे बेटा, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एब्जॉर्प्शन, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है किसकी वजह से? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। किसने किया भाई? याद रखना, पिगमेंट ने। किसने किया? एब्जॉर्ब किसने किया? पिगमेंट ने। एब्जॉर्ब किसने किया? पिगमेंट ने। आगे बढ़ेंगे। पिगमेंट क्या है? लाइट के एब्जॉर्प्शन से जो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा, ये क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या है?
एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? कोई बताएगा? यस क्या? लाइट के एब्जॉर्प्शन से जो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा, एक्शन हुआ, उसी को क्या कहते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम। और इन्होंने क्या देखा? कि ब्लू कलर पर और रेड कलर पर, रेड थोड़ा सा दूर चला गया, रेड कलर पर सबसे ज्यादा क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस। बोलो देखो यहां पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां हो रही है? ब्लू कलर पे और रेड कलर। एनसीईआरटी कहती है किसके रेफरेंस में? क्योंकि जो क्लैडोफोरा लिया है ना, आगे भाई ग्रीनरी का क्लैडोफोरा लिया है ना, इस क्लैडोफोरा के पास में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल ए बेटा यूनिवर्सल, कैरोटीनॉइड बीटा कैरोटीनॉइड भी नहीं, बीटा कैरोटीन सॉरी बीटा कैरोटीन क्लोरोफिल ए, ये दोनों यूनिवर्सल। आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है? ये बातें समझ आई। अब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया अपने? कैसा? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, इसको बता देता हूं भाई, ये तो समझ गए होंगे कहां की बात की हमने। तो इसको हम बोलेंगे क्या बेटा? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम गिवन बाय एक्शन स्पेक्ट्रम किसके थ्रू दिया बेटा? गिवन बाय किसने दिया? TW एंगलमैन। और एक्शन स्पेक्ट्रम और एक्सोस्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ आया? जब तक आप पैराग्राफ के साथ में ग्राफ नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। पैराग्राफ और ग्राफ बहुत आसान है, बहुत सिंपल आसान है, ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं और अपने पास में लास्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बेटा, क्या नाम है? नाम है वॉन नील कार्नेलियस वॉन नील। तो वॉन नील की बात करें, वॉन नील भाई साहब ने क्या किया? उनसे पहले और भी साइंटिस्ट आए, जैसे एसिड कैमर और एको साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेसिकली फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का पता किया था। लेकिन एनसीईआरटी में नाम किसका है? वॉन नील का। तो हम नाम किसका डालेंगे? वॉन नील का। तो वॉन नील की बात करें, किसकी बात करें बेटा? सी वॉन नील करके डाल सकते हैं, पूरा नाम याद रखना जरूरी नहीं है। तो ये जो वॉन नील है हमारे पास, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रूव किया। क्या प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन आ रही है ना, ऑक्सीजन कहां से आ रही है? कम्स फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन बेसिकली पानी की। क्या बोला उन्होंने? ऑक्सीजन किसकी है? पानी की। ऑक्सीजन किसकी है बेटा? पानी की। मैंने टेस्ट को इसलिए देखा कि वो आप लोगों को लेंगे, गलती का कोई भी चांस नहीं हो सकता। ऑक्सीजन कहां से आई? कम्स फ्रॉम वाटर। ये बात सच है बिल्कुल। इन्होंने प्रूव किया। क्या प्रूव किया? क्योंकि बेटा वॉन नील जो थे वो क्या थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट और ज्यादा जानते किसको? माइक्रोब्स को। और माइक्रोब में कौन है? बैक्टीरिया। इन्होंने 2 बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया? 2 बैक्टीरिया। क्या एनसीईआरटी नाम देती है, बस उसमें क्या नहीं लिखा है बता दे रहा हूं, सल्फर नहीं लिखा। क्या लिखा है? एक है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? गंगा जी के पानी में। कहां मिलते हैं? गंगा जी। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये करते क्या है? ध्यान से देखिए, इनमें H2O के जगह में क्या यूज होता है? H2S यूज होता है। सॉरी H2S यूज। H2O की जगह पर क्या यूज होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन पानी नहीं लेते। हाइड्रोजन डोनर इसमें पानी नहीं है बल्कि H2S। बोले तो कौन है बेटा? H2S। अब ध्यान दीजिए, अब जब H2S होगा तो H2O अगर ऐसे टूटता है, H2O अगर ऐसे टूटता है तो हम क्या बोलेंगे? H2O अगर ऐसे टूटता है, चार कितने बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? पिगमेंट। इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा भाई? पिगमेंट ले लेगा। पता नहीं ये दिखाई दे रहा हो तो लोगों की नींद क्यों खत्म हो गई शायद।
क्या ले लेगा? पिगमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अरे पिगमेंट भी नहीं लिखना, क्या लिखना? फोटो सिस्टम। अब ये क्या होता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। फोटो सिस्टम क्या होता है ना, इसको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। तो H2O एसिड होता है। तो मेरे को एक बार बता, जब H2O एसिड होता है तो पानी जो H2O एसिड वो भी एसिड टूटेगा, बोलो हाँ है ना? क्या टूटेगा? H2O एसिड कितने? 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या होगा? हाइड्रोजन ल्यूमेन में चले जाएंगे। याद रखना, आगे देखना ल्यूमेन क्या होता है, सब चीजें कहाँ है पढ़ेंगे हम सब। तो हाइड्रोजन जब टूटे तो यहाँ पर कितने? 2 H2O, ये ऑक्सीजन रिलीज होगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ये H2O यूज कर लिया जाएगा बाय बैक्टीरिया। किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू इसको यूज कर लिया जाएगा। किसके थ्रू यूज कर लिया जाएगा? बैक्टीरिया। अब इसीलिए तो उनको क्या बोलते हैं? इसीलिए तो हम उनको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। कुछ समझ आया? अब आगे बढ़ो। इससे आगे क्यों इन्होंने ये बात समझाई, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि मिड 19 का बेटा मिड 19 यहां पर ये सब बातें हो गई और साथ में जब इनसे भी लोग नहीं माने तो क्या करना पड़ा? आइसोटोप रेडियोएक्टिव आइसोटोप टेक्निक यूज करनी पड़ी। कौन सी? रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। ये क्या होती है सर? आइसोटोप टेक्निक सर ये क्या होती है? बेटा जी ध्यान से सुनना, ये होती ये है कि अपने पास कोई एलिमेंट होता है ना, उसका रेडियो एक्टिव बना के उसको हाई एनर्जेटिक बना करके हम यूज करते हैं। कैसे? मानो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉर्मल 16 होता है, हमने जो रेडियो एक्टिव लिया है वो ऑक्सीजन 18 लिया है, क्या बढ़ा लिया? 16 क्या 18 क्या पता होना चाहिए। क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे, इसी को हम मोलिकुलर वेट कहते हैं। मोलिकुलर वेट बढ़ा दिया। अरे सोचो, मेरा नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, मेरा नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, मैं पास बैठा हूं, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, मेरा टेम्परेचर बढ़ा, मुझे बुखार होगा। मानो तो मुझे बुखार होगा तो सामने वाले के पास में तो क्या हो सकता है? महसूस हो जाएगा कि भाई ये तो क्या हो रहा है, धीरे-धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको डिटेक्ट हो जाएगा। मतलब इसको डिटेक्ट करना आसान है क्योंकि ये क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव को भी अगर मैं ही बताऊंगा तो वही काम से है ना। फिर नीट की तैयारी कैसे? रेडियो एक्टिव पता है ना, जिनके अंदर से वेवलेंथ रिलीज होती रहती है, लगातार एक्टिव रहती है। समझ आया क्या? अब ये बेटा इसको डिटेक्ट करना आसान है। इसको क्या करना आसान है? डिटेक्ट करना आसान है। सॉरी, डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्ट करना आसान है। इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप में क्या किया? वाटर लिया और वाटर में जो ऑक्सीजन दिया था ना, वो ऑक्सीजन 16 की जगह कितना ले लिया? 18, और इसको यूज किया तो पता चला जब O2 बाहर निकला, जो O2 बाहर निकला वो एक्चुअल में 18 वाला था। समझ आए? ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे लोग माने। क्यों? बायोलॉजी में बायोलॉजिकल तरीके से आप समझाओ तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन इसी को केमिकली प्रूव कर दो लोग मान जाएंगे। जिससे एक जो हाइपोथेसिस जो दिमाग में बैठा हुआ था, क्या जो हाइपोथेसिस दिमाग में बैठा हुआ था वो ये था कि भाई देखो पहले लोग कैसे पढ़ते थे, 6CO2 प्लस 6H2O ले लेते थे और 6CO2 प्लस 6H2O लेने के बाद में बनाते क्या था? एक ग्लूकोज बना देते थे, एक क्या बना देते थे? ग्लूकोज, जिसको C6H12 और 6, और साथ में क्या बना देते थे? पानी निकलता नहीं, साथ में बना देते थे 6O2, क्या बना देते थे? 6O, ग्लूकोज बना दिया, इसको नीचे लिख दो भाई, गड़बड़ हो गया, 6H12 और 6, और ये कौन है बच्चों? ग्लूकोज बन गया। लेकिन इससे क्या प्रूव होता था? इससे पता ऐसा चलता था जैसे कि O2 बेसिकली किससे आ रहा है? पर ऐसा नहीं। इस गलत रिएक्शन को सही करने का, मतलब राइट रिएक्शन देने का काम किसने किया? किसने? वार्निंग ने क्या कहा? भैया जी ये ऐसे नहीं है। कैसे है? ये 6CO2 ले लो, प्लस में 12H2O ले लो, 6CO2 प्लस में 12H2O ले लो, और क्या बना लो? C6
H12 बना दो और 6B बना दो, प्लस में याद है आपको 6H2 रिफॉर्म हुआ, रिफॉर्म वाली बात स्टार्टिंग में, और प्लस में क्या बना दो 6O2। अरे ध्यान से देखो, एनसीईआरटी पूछती है, क्या पूछती है कि आपको पता है कि 12 मॉलिक्यूल क्यों लिए? ध्यान से देखो, यहां पर कितने ऑक्सीजन? 12। कितना ऑक्सीजन? 12। एलिमेंट की बात कर रहा हूं, 6 × 2 12। मॉलिक्यूल की बात करें तो 6। समझ आया? यहां पर तो केवल 6 है, मापना यही गड़बड़ हो जाता है। यस और नो? अब जब यहां पर 6 हो तो यहां और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बेटा सिंपली, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखो, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन ये मिला है, ये भाई साहब, ये कहां से रिलीज होते हैं? H2O से। देखो 12 ऑक्सीजन बाहर निकल गई और जैसे प्रूव हो गया भैया यही सही है। ये बात किसने कही? ये बात जूलियस सॉरी कार्डिल वोनिल ने। अब वेनिल ने ये सब बात नहीं, वोनिल को वेनिल हो, ठीक है। ये आपके पांच एक्सपेरिमेंट जिनको हम अर्ली एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे सर एक तो यहां से समझा दिया, तीन और बातें बच गई। बेटा तीनों भी इससे रिलेटेड है। एक इससे जस्ट ऊपर वाला आप देखोगे, उसमें केवल ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, केवल ये वाली, मतलब ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो हो रहा है। एक्चुअल में ये दोनों चीजें मिला करके बेटा टी-डब्ल्यू-एम का एक्सपेरिमेंट बनता है, और ये अकेला दिखाया जाता है ताकि तुम ये समझ पाओ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पर और किस लाइट के एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होता है। देखो ब्लू कलर के लाइट के एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होता है। ध्यान से अगर देखोगे ना तो अबाउट 450 के आसपास यहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है दूसरे वाले में, और यहां पर 680 के आसपास मान लीजिए ज्यादा फोटोसिंथेसिस। अच्छा कारण क्या है? 680 पर दोनों क्या रहते हैं? एक्टिविटी। यहां 450 एक ठीक ठाक वेवलेंथ, बढ़िया वेवलेंथ जिस पर फोटोसिंथेसिस हाई हो सकती है। इससे ठीक ऊपर वाला एक और 13.3.8 ग्राफ देखो ध्यान से। उसमें अगर आप ग्राफ में यहां पर ग्राफ डिस्कस करना चाहो, ग्राफ में अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें आपके पास में यहां पर वेवलेंथ दिखाई देती है, और इसके पास यहां पर क्लोरोफिल A, B और साथ में कैटनोइड लिखा है। क्या लिखा है? कैटनोइड। तो उसके हिसाब से उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर तुम्हें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसको ऊपर ही ले लेते हैं और ये ऐसे कर दिया। देन क्लोरोफिल बी इस तरीके से जा रहा है, मान लेते हैं। और अगर आप देखोगे कौन सा बेटा यहां पर कैटनोइड वो इस तरीके से होता हुआ, और यहां लगभग ग्रीन कलर के बाद खत्म हो जाता है, यहां पर एंड है। ये तीनों कलर से ऐसे होता है। ये क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल ए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना याद रहेगा, और ये कैरोटीनॉइड है। सिंपल। क्लोरोफिल बी ब्लू कलर पर ज्यादा होता है, ज्यादा होते का मतलब ज्यादा रेड दिखाता है। क्लोरोफिल ए रेड कलर पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल ए रेड पर, क्लोरोफिल बी ब्लू पर, क्लोरोफिल ए रेड पर, क्लोरोफिल बी ब्लू पर। सिंपल। B4 ब्लू, B4 क्लोरोफिल बी। सिंपल याद रहेगा। बच्चा कौन? कैटनोइड। ये विड्रॉल चालू करता है नहीं। सिंपल। ये चीजें हमारे पास क्या है? ये ग्राफ दिया हुआ। कौन सा ग्राफ है? ये 13.3.8 मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं।